जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस द्वारा एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न जो आपके जीडी, सीजीएल और विभिन्न रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसी से पौंडीचेरी को वापस ले लिया था? 1761, 1764, 1556 या 1576? तो इसका जवाब होगा कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तभी ब्रिटिश इंडिया ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी को वापस ले लिया था। पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? और ये हुआ था 1761 में, और उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी को वापस ले लिया। और तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो अहमद शाह थे और इस तरफ से कौन थे? इस तरफ से थे मराठा। अहमद शाह और मराठा के बीच हुआ था। अब 1764 में क्या होता है ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस समय बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। बिहार में स्थित बक्सर जगह है, वहाँ पे होता है। और ये किसके बीच होता है? तो अंग्रेज थे। अंग्रेज कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से थे। और इस तरफ से कौन था? इस तरफ से था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम था भारत की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो। इसके साथ ही साथ अवध के नवाब भी थे। और ठीक इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज विजय होती है, यानी हेक्टर मुनरो की विजय होती है। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। ये पूछा गया प्रश्न है टीसीएस द्वारा कि इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो 1765 में होती है। किसके समय होती है? क्लाइव के समय, लॉर्ड क्लाइव के समय होती है। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध। 1556 में क्या होता है? तो 1556 इंपॉर्टेंट है और इसमें पानीपत 2 होता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। किसके किसके बीच होती है? तो अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच होती है ये लड़ाई। मेरा हैंड राइटिंग हो सकता है उतना अच्छा ना लगे आपको, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। कंटेंट लेकिन ज़बरदस्त मिलेगा। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके एक साथ करवाने वाला हूँ। 1576 में क्या होता है? 1576 में जो है आपका हल्दी घाटी का युद्ध होता है। क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बाद। अकबर और राणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप के पास। अकबर और महाराणा प्रताप। एक बार फिर से देख लेते हैं, फ्रांसीसी से पौंडीचेरी कब वापस लेते हैं? 1761। 1761 में क्या होता है? पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है हेक्टर मुंडो और मीर कासिम के बीच। हेक्टर मुंडो जीत जाता है। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। उस समय कौन रहता है? तो लॉर्ड क्लाइव रहते हैं 1765 में। इलाहाबाद की संधि के समय 1556 में क्या होता है? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। और 1576 में क्या होता है? तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और राणा प्रताप के बीच। अब चलते हैं अगले प्रश्न से। तो अगले प्रश्न में मैंने शामिल किया है करंट अफेयर का, और आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं। इस सीरीज में आप करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके एक साथ ही पढ़ लीजिएगा, तो अलग से आपको करंट अफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें भी ये पूछा गया था, टीसीएस ने क्वेश्चन सेट किया था। तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो 135 स्थान मिला था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान मिला? तो 87 स्थान मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वां स्थान मिला है भारत को। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में 37वां स्थान मिला है। वहीं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 स्थान मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो 136, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां स्थान मिला है हमारे भारत देश को। वहीं बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, तो 2022 में दिल्ली को जो है 112वां स्थान, यानी दिल्ली भारत में सबसे ऊपर रहा है, तो दिल्ली को 112वां स्थान मिला है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 87, वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 37, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136। कितना पीछे है देख लीजिए, 136 है। और पर्यावरण में भी पीछे है, ये भी याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धा में आगे है, 37 है। इसे इस तरह से याद रखिएगा तो आराम से याद होगा। और शांति सूचकांक में भी पीछे है, यानी अशांति है भारत में, तो 135। पासपोर्ट में भी पीछे है, और जेंडर गैप में भी पीछे है, और हैप्पीनेस में तो पीछे है ही। प्रेस स्वतंत्रता देख रहे हैं, भारत में 150, कितना पीछे है भारत। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भी भारत कुछ खास नहीं, 112वें स्थान पे है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है फिर से प्रीवियस ईयर पेपर से। तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किस राजपूत शासक ने हराया था? और ये डायरेक्ट उठाया गया प्रश्न है 2022 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उससे। तो किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। कब? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1191 में। तराइन का सेकंड युद्ध कब होता है? तो 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है। और इसमें किसका बीच होता है? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। और इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है, लेकिन सेकंड युद्ध में जो 1192 में होता है गोरी जीत जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत पर्वत, श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? ये पूछा जा रहा है। तो धौलागिरी को, किसे? धौलागिरी को जाना जाता है श्वेत पर्वत के नाम से। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा है इनडायरेक्ट टैक्स? ये पूछा जाता है। तो वस्तु एवं सेवा कर, आप सब जानते होंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो आयकर है वो डायरेक्ट है। आयकर डायरेक्ट आपके आय पे लगता है। तो आयकर जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय एक महिला द्वारा अपने घर पे किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे में आता है या नहीं, ये पूछा गया था। तो ये नहीं आता है। एक महिला द्वारा यानी आपकी माँ है, आपकी बहन है, अगर आपकी वाइफ है तो वो अगर घर में काम करती है तो वो जीडीपी के अंदर नहीं आता है, यानी उनका काम जीडीपी के अंदर नहीं आता है। और देखिए सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल अंतिम माल और सेवाओं पर विचार किया जाता है, यानी लास्ट प्रोडक्ट और सर्विस क्या बनते हैं उस पर विचार किया जाता है, बाकी नहीं। ताम्रलिपित क्या है? अब बताइए ताम्रलिपित क्या है? तो ये एक प्राचीन भारत बंगाल का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यही पूछा गया था कि ताम्रलिपित क्या है। तो ये बंदरगाह कहाँ पे है? बंगाल में था पुराने प्राचीन बंदरगाह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग जो है कहाँ की राजधानी है? स्कॉटलैंड की, ये भी याद रखिएगा। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन का पता लगाने के लिए पीवॉट, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीवॉट नामक उपकरण बनाया है? आईआईटी मद्रास। पीवॉट किसने बनाया? आईआईटी मद्रास। पीवॉट आईआईटी मद्रास। पीवॉट देखते ही आपके दिमाग में आईआईटी मद्रास, जिसको चेन्नई भी कहते हैं, यहाँ पे है स्थित भारत के पूर्वी तट पे। तो वो है, उसने बनाया है पीवॉट नामक उपकरण, ठीक है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि चैनल अभी नया है तो मुझे आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है? तो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर इसे क्यों कहते हैं? ये कुछ ऐसा है डिजाइन प्रशांत महासागर में। और इसमें क्या है, यहाँ पे जो रिंग ऑफ फायर है इसमें बहुत ही ज़्यादा भूकंप आते रहता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द सीक्रेट ऑफ वेदा, वेद नहीं है ये वेदा, द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो है। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो हैं। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, देखिए ये पूछा गया था कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और वो इनकी अध्यक्ष भी बनी थी, ये भी याद रखिएगा। ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप रेलवे बोल लीजिए, एसएससी बोल लीजिए, पीएसयू बोलिए, आईएएस तक के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और 1916 में और क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी आए थे और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कौन? एनी बेसेंट। फिर से एक बार देखिए, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की एनी बेसेंट ने और उनकी अध्यक्ष बनी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ये भी पूछा जाता है कि अध्यक्षता करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद याद है ना, इन्हीं ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इनके गुरु कौन
थे? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, किसके? स्वामी विवेकानंद के। और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा है, तो ये है 86वां संविधान संशोधन और ये 2002 का है। और इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई थी। फिर से एक बार देख लीजिए कि अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। और अनुच्छेद था 51A और इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण करने का कितना बड़ा भाग शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है? देखिए पृथ्वी पे पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि अमेजन का जो अमेजन, ये वाला अमेजन नहीं जो कि आप अमेजन से शॉपिंग करते हैं, ये अमेजन जंगल की बात कर रहा हूँ। तो अमेजन का जंगल इतना बड़ा है कि बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अमेजन के जंगल का, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेजन के जंगल को। इसके अलावा जो है 50% प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो वो शैवाल करते हैं। कौन करता है? शैवाल करते हैं। ये वाला 100 होगा। शैवाल के द्वारा 50% तक कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने का कार्य किया जाता है शैवालों द्वारा। ठीक है, अब देखिए घटम क्या है, ये पूछा गया था और सब कंफ्यूज हो गए थे जब ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि कुछ नया ही प्रश्न था। तो घटम क्या है? तो ये कुछ नहीं है, इस टाइप का एक है, तो ये ऐसा है और ये तबला, इस पर तबला बजाता है। ये बर्तन है और इसका मिट्टी का बर्तन है, इसको तबला की तरह उपयोग किया जाता है, वही है घटम। याद रहेगा आपको घटम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राशन की दुकानों के जरिए, चलिए देखिए फिर से करंट अफेयर आ गया। और एक बात याद रखिए कि करंट अफेयर जो है मैं डेली करवा सकता हूं, लेकिन अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया हो, चाहे वो एनटीपीसी का दिया हो, चाहे एसएससी का दिया हो, कोई भी एग्जाम आपने दिया हो, चाहे किसी स्टेट का एग्जाम दिया हो, तो आपने क्या देखा होगा कि करंट जो है आप आज जो पढ़ के जा रहे हैं, जिस दिन एग्जाम है, मान लीजिए आपका आज एग्जाम है, तो आज का नहीं पूछा जाता, आज से 2 महीना पहले से लेकर के 1 साल पहले तक का पूछा जाता है या 1.5 साल पहले का। इसलिए मैंने पुराने करंट अफेयर को यहाँ पे डाला है, क्योंकि आज का करंट अफेयर आपका काम नहीं आएगा। कुछ दिन पहले का ही, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल तक पहले का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि डेली वाला करंट अफेयर पढ़ के जाना, क्योंकि वो आप भूल जाइएगा। और ये मैं आपको लगातार रिपीट करवाऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखते हैं तो एग्जाम के समय भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि मैं रैपिड फास्ट तरीके से करवाऊंगा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये है उड़ीसा। राशन के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में उड़ीसा शीर्ष स्थान पे है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु। किसने? पीवी सिंधु ने जीता है। निकोबार द्वीप समूह के जनजातियां किस त्योहार के दौरान परिवार के मुखिया की आत्मा को श्रद्धांजलि देती है? तो ये है आशुवारी पर्व। क्या है? आशुवारी पर्व। कहाँ पे? निकोबार। निकोबार कहाँ है आपको पता होगा, भारत के पूर्वी तट में अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो जो है आशुवारी पर्व के समय परिवार के मुखिया के आत्मा को जो है उनका पूजा करती है, आत्मा का पूजा करती है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया प्रश्न है। तो 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लॉटरी विनिमय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1998 में। जो लॉटरी खेलते रहते हैं, और आप देखिएगा दिवाली में अभी निकला था दिवाली बम्पर सेल इस टाइप का जो है, तो वो कब हुआ था? 1998 में चालू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। और ये कब हुआ था आर्द्रभूमि के लिए? ये सब जो था ये रामसर कन्वेंशन 1971 के बाद जो है ये शुरू हुआ, रामसर कन्वेंशन 1971। हालांकि ये डेट उस समय डिसाइड नहीं किया गया था आर्द्रभूमि दिवस बनाने के लिए, बाद में डिसाइड किया गया, लेकिन रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्रभूमि के लिए 1971 में। ये भी याद कर रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, को कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय चिन्ह का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह याद होगा आपको,
जो है वहाँ पे शेर का रहता है 4 शेर, एक शेर सामने और एक दाएं बाएं और एक पीछे रहता है, दिखाई देता है सिर्फ 3 शेर, ठीक है। और राष्ट्र चिन्ह ये कहाँ से लिखा गया शेर का, मेरा देखिए ड्राइंग भी कितना गंदा हो रहा है। तो ये कहाँ से लिखा गया, ये अशोक के स्तंभ से लिया गया है, अशोक के स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्र चिन्ह को कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और जो है राष्ट्र चिन्ह का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यहाँ पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खिल खिल अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, आशीष कुमार चौहान बने हैं। भारत में स्थित किस आईटी दिग्गज कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण कर लिया है, इन्फोसिस। भारत की कंपनी है इन्फोसिस, उसने क्या है कि डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण कर लिया है, यानी अपने अंदर मिला लिया है। तो ये था आपका वीडियो, मैंने बहुत ही रैपिड फायर तरीके से आपको ये सब कुछ समझा दिया। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी पाठशाला 2.0 में आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, नीचे लिंक रहेगा इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और दबा के शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने वाकई में मेहनत किया है और मैं आगे भी मेहनत करूँगा, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ